खूबसूरत कहानियां बाय रचना हितेंद्र कुमार। एपिसोड 2। नमस्कार, मैं मेरठ से डॉक्टर रचना हितेंद्र कुमार। बाय प्रोफेशन आई एम आयुर्वेदिक डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट, पीएचडी इन योगा, मेडिटेशन एंड म्यूजिक थेरेपी, प्राणिक हीलर एंड हेड मिलेट शेफ। मेरा जन्म पानीपत में हुआ और डैडी की जॉब जींद में थी। वो जॉब करते थे स्टेनोग्राफी की पोस्ट पर, तो हम सब जींद में रहने लगे, जींद शिफ्ट हो गए। तो कुछ समय बाद डैडी की जो है वो ट्रांसफर आ गई आगरा के लिए। तब तक हम 4 बहन भाई थे छोटे छोटे, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डैडी के ऊपर ही थी। तो वो उन्होंने जॉब को रिजाइन किया, तो उनकी जो है एक जर्नी में चेंज आया लाइफ में। उन्होंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ समय बाद वो भी चेंज हो गया। फिर स्कूल उन्होंने खोला और स्कूल रन करना शुरू किया, जिसमें मेरे मम्मी और पापा दोनों एक साथ स्कूल रन करने लगे। और मेरा स्टार्टिंग का जो स्कूलिंग है वो होली हार्ट हाई स्कूल में हुआ। 8 to 10th क्लास जो है मेरी एजुकेशन जाट हाई स्कूल में हुई और 11th एंड 12th क्लास मेरी गवर्नमेंट स्कूल में हुई। और ग्रेजुएशन जो है वो मेरी हिंदू कन्या महाविद्यालय से कंप्लीट हुई 1999 में। और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है मेरा मैरिज का प्रपोजल आने लगा। तो थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो मेरा मैरिज में कुछ ट्विस्ट रहा। हमारे स्कूल में एक फैमिली थी जानकार, जिनके बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते थे। तो मेरठ से हितेंद्र कुमार जो आज मेरे हस्बैंड हैं, तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि मेरठ क्या चीज़ है, मेरठ कहाँ है। जींद और मेरठ में काफ़ी अंतर, और यूपी, क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी कि बच्चों की शादी जो है वो यूपी में हो। उस टाइम हालात भी ज़्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे यूपी के, बट संजोग हमारा होना तय था, और वो भी आउट ऑफ कास्ट। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया और फर्स्ट होम विजिट उनकी हुई घर में। सबके साथ इंट्रोडक्शन हुआ, मम्मी डैडी के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, सबको अच्छा लगने लगा। फिर उधर उनके मम्मी पापा के साथ भी इंट्रोडक्शन हुआ। तो इस तरीके से 3 से 4 विजिट हमारी शादी से पहले हुई एंड विद इन 21 डेज हमारी मैरिज हो गई। तो ये आप सोचो एक लक की बात है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। मुझे भी नहीं पता, मैंने तो ड्रीम भी नहीं बनाया था कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए, या मुझे शादी के बाद मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस है, मेरे कुछ ड्रीम्स है। मैं बहुत ही साधारण फैमिली से थी, मिडिल क्लास फैमिली से, और बहुत ही चुपचाप रहती थी, सीधी। मेरा फ्रेंड सर्कल भी कुछ ज़्यादा नहीं था, मुश्किल से 3-4 फ्रेंड्स थी मेरी, वो भी जैसी मैं वैसे ही वो। और मार्केटिंग वगैरह करने भी मम्मी पापा ही जाते थे, मैं तो कभी अपने लिए कुछ लेने भी नहीं गई, सब वो लेके आते। मैं इतनी सीधी थी, और किसी ने 10 बार बोला तो 1 बार जवाब दिया। मैं बात भी ज़्यादा नहीं करती थी, मैं इस टाइप की लड़की थी। तो लकीली मुझे ऐसा लड़का मिला, ऐसी फैमिली मिल गई कि मेरी लाइफ उन्होंने ड्रास्टिक चेंज कर दी, जो मुझे विश्वास भी नहीं था। और 21 डेज में मेरी मैरिज हो गई, मैं मेरठ आ गई। और कुछ समय बाद बेटा हुआ, और जैसे वो अभी छोटा ही था, तो मैं अपनी लाइफ रीस्टार्ट नहीं कर सकती थी। फैमिली को टाइम देना, बच्चे को टाइम देना, खुद की अंडरस्टैंडिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग को मैचिंग करना, कुछ समय मैंने दिया। एजुकेशन तो मुझे ड्रॉप तो क्या सोचना था, क्योंकि मन में था कि मुझे आगे करना, लेकिन मैंने कभी इच्छा जाहिर की नहीं, क्योंकि फैमिली मेरे लिए हमेशा शुरू से फर्स्ट रही है, और आज भी फैमिली मेरे लिए फर्स्ट ही है। प्रोफेशनल लाइफ मेरे लिए सेकंड है। तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, 4 साल का, 5 साल का, तो घर में सबने मुझे इंस्पायर किया कि बच्चा बड़ा हो गया है, बेटा अगर कुछ आगे करना चाहते हो, कुछ बनना है, कुछ पढ़ना है, तो आप कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं। क्योंकि जब मेरी शादी हुई, मेरे तो इन लॉज भी इतने फ्रैंक थे, क्योंकि वो फौजी फैमिली से हैं, सब फौज फैमिली से हैं, आर्मी से हैं। तो उन्होंने तो कहा था कि चाहे आप जो है मॉडलिंग भी करो, इतना उनका फ्रैंक दिमाग। मुझे कभी उन्होंने बंदिश नहीं लगाई कि आपने ऐसा ही कपड़ा पहनना है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, फुल फ्रैंक। तो मुझे मम्मी डैडी की कभी कमी फील हुई ही नहीं ससुराल में, इतने अच्छे लोग।
तो जब उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मैं कहा इन्होंने तो मेरे दिल की बात ले ली है, मैंने कभी बोला है नहीं है, लेकिन ऐसा तो हमेशा पेरेंट्स ही सोच सकते हैं अपने बच्चों के लिए कि कैसे उनके दिल की बात उन्होंने ले ली। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो मुझे हरी झंडी मिल गई है, तो लेट्स डू इट, करते हैं इसको भी हम काम को। फिर रघुनाथ पीजी कॉलेज है यहाँ पर, आरजी पीजी कॉलेज मेरठ में, वहाँ से मैंने एमए का एडमिशन लिया। 2 साल में मेरी एमए कंप्लीट हुई, लेकिन 2 साल में मैंने उस टास्क को भी कंप्लीट किया जो एक शादी के बाद एक लड़की को आते हैं। एक तो आप अनमैरिड हो, आप पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, काम नहीं भी किया इट्स ओके, लेकिन शादी के बाद जब आप रियल लाइफ स्टार्ट करते हो पढ़ाई के लिए, अपने करियर के लिए, तो पूरा टास्क ही टास्क है। उसमें आपको अपनी हेल्थ भी मेंटेन करनी पड़ती है, और सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी करना, बच्चे को स्कूल भेजना, और फिर कॉलेज जाना, आके फिर लंच प्रिपेयर करना, बच्चे को भी देखना, उसको पढ़ाना भी, उसकी यूनिफॉर्म भी सेट करनी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर ज़्यादा रहते थे, 10 दिन 15 दिन, तो वो कभी कभी आया करते थे। और फिर शाम का भी वही रूटीन, आपका डिनर वगैरह मेंटेन होना चाहिए, बच्चे को पढ़ा के सुलाना भी है। फिर 8 से 9 बजे के बाद मुझे फ्री टाइम मिलता था, तो बच्चे के सोने के बाद मैं पढ़ती थी, जिसमें मेरा थोड़ा वोकल प्रैक्टिस भी रहता था। अलग रूम में मैं जाके पढ़ लेती थी ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो मेरे घर की फैमिली, और मैं नोट्स भी बनाती थी। ये मेरा डेली का रूटीन था, बिना शिकायत के। ये मैं सब खुशी खुशी कर रही थी, क्योंकि जब मुझे मम्मी पापा ने अपनी बेटी बना के मेरे को इतना बड़ा चांस दिया, तो मैं भी तो बेटी बन के उनकी हेल्प करूँगी। तो मैंने वो सारे काम किए जो एक बहू को करने चाहिए, और ये करते करते मेरा जो है एमए कंप्लीट हो गया, जिसमें मैं कल्चर एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। जो कंपटीशन होते थे अलग अलग कॉलेजेस में, वहाँ भी मुझे प्रथम द्वितीय स्थान मुझे मिला। कनोहर लाल में प्रोग्राम्स हुए, अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट। ये मैं मैरिज के बाद की आपको बात बता रही हूँ, जहाँ लड़कियों को समय ही नहीं मिलता। इस तरीके से मेरा एमए कंप्लीट हो गया। तब उसके बाद ये है 2007-8 की बात। फिर जो है मैंने अपना, क्योंकि विशारद मैंने शादी से पहले अपना, अभी मेरी इनकम्प्लीट थी, मैं विशारद भी कर रही थी। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो अलग से म्यूजिक में होता है विशारद, वोकल में मैं कर रही थी, तो वो मेरा बीच में छूट गया। तो एमए कंप्लीट करने के बाद मैंने विशारद भी अपनी कंप्लीट की। जिस साल मेरे एमए फाइनल का रिजल्ट आया, मैंने एडमिशन विशारद में भी ले लिया, तो 1 साल मैंने उसमें भी अपना विशारद कंप्लीट कर लिया। उसके बाद मैंने कहा अब आगे क्या करें, क्योंकि मुझे आगे ही बढ़ना था, मुझे कुछ करना था। फिर मेरे दिमाग में आया पीएचडी, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो जब मेरा एक सब्जेक्ट था म्यूज़िक, मुझे म्यूज़िक का बचपन से काफ़ी शौक रहा है। तो मैं छोटा छोटा प्रैक्टिस करती थी, गाना गाते रहना, गाना चल रहा है तो सैटरडे को स्कूलों में बाल सभा होती थी, उसमें भी पार्टिसिपेट करना, हर कल्चर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती थी, तो वो मेरा प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी रही। तो ग्रेजुएशन में मुझे म्यूज़िक मिल गई। जब मैं 1997 या 98 की बात है, उस टाइम मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थी, तब मेरी गुरु माँ जिन्होंने मुझे म्यूज़िक में टीचिंग दी, मेरी लेक्चरर थी डॉक्टर परवीन तुली मैम, चंडीगढ़ से हैं। तो वो मुझे म्यूज़िक की क्लासेस देती थी, 3 साल में उन्हीं से ही पढ़ी। तो मैं इंस्पायर हुई उनसे कि मैडम पढ़ा भी रही हैं, लेक्चरर हैं, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे वो कभी कभी उनके साथ भी आते थे, और मैडम पीएचडी भी उस टाइम कर रहे थे। और मैडम का नेचर वो किसी माँ से कम नहीं, बहुत अच्छी नेचर, बहुत प्यार से पढ़ाने वाली, बहुत प्यार से समझाने वाली, इसलिए वो मेरी गुरु माँ है। आज भी मैं उनको दिल से धन्यवाद देती हूँ, उनकी वजह से आज मैं डॉक्टर भी हूँ। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई कि मैडम कर सकते, मैं भी जरूर करूँगी, मुझे ना पीएचडी करनी है, मुझे भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखवाना है। तो वो मैंने अपने डैडी को भी बोला, डैडी जी मुझे अपने नाम के आगे ना डॉक्टर लिखवाना, मुझे भी ना पीएचडी करनी है अपनी मैडम की तरह। तो वो खुश हो, कहते ठीक है बेटा, करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मेरी शादी होगी, मुझे क्या पता था पीएचडी क्या होती है, कैसे करते हैं, ये मेरा ख्वाब पूरा होगा भी नहीं होगा, मैंने इतना सोचा नहीं। लेकिन उस टाइम जो है मेरे दिल के अंदर ये बात आई। तो एमए करने के बाद मेरे अंदर एक ड्रीम फिर से जागा पीएचडी करने का। जब मैंने पीएचडी करने की ठानी, अपने हस्बैंड से बात की, तो तब मुझे मेरी गुरु माँ ही मिल गई, जिनसे मैं इंस्पायर हुई
तो मैंने कहा ये कैसा मेरा लक काम कर गया, ये कैसा मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि मैं जिनसे इंस्पायर हुई और मैंने उनको हमेशा अपने दिल में रखा हमेशा, और वो ही मेरे पीएचडी में मेरी टीचर बन गए। मुझे पीएचडी उनके हाथों से हो गई और मैं बड़ी खुश। कैसे कैसे उनका मुझे फ़ोन नंबर मिला, कहाँ से कॉन्टैक्ट मिला, कैसे मुझे मिल गई, ढूंढा। और क्योंकि पहले मैडम जींद में रहते थे, फिर मैडम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए, मुझे किसी ने बताया, मैंने कांटेक्ट किया, मैंने मैडम से मिलने गई। वहाँ पे मैंने मैडम से कहा मैडम मुझे पीएचडी करनी है, आप मुझे करवाओ। तो वो दिन मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा हैप्पीफुल था ना, ऐसे लगा जैसे ना मुझे परमात्मा मिल गया हो। मैं उनके पैरों को छू लिया, बिल्कुल ऐसे गले लगाया। तो मैडम को भी ऐसे लगेगा जैसे ये ही मेरी बेटी मेरी वापस आ गई, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी उन्हीं के हाथों से ही हुई, जैसा उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में सिखाया। लेकिन ड्रीम मैं उन्हीं से ही लेके चली, और वो मेरा कैसे 2012-13 में मेरा पूरा हुआ। तो मैडम ने मुझे पीएचडी करवाया। और जब मैं एमए कर रही थी और 2011 की बात है, तब मैं मेडिटेशन करना मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली सुबह मैं 6 बजे ही उठती थी, उससे पहले मैं नहीं उठती थी। तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेडिटेशन करते थे, सुबह 4 बजे भी उठते थे, क्योंकि सत्संगी फैमिली थी। तो उन्होंने कहा कि आप भी थोड़ा सा योगा किया करो, सुबह 4-5 बजे उठने की प्रैक्टिस करो। तो बस थोड़ा था कि हाँ आदत नहीं है, मैं कहा चलो ठीक है। तो उनका थोड़ा सा कहना माना, मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने बाबा रामदेव जी का मुझे चैनल चला के दिया, आस्था चैनल। तो वहाँ से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की। तो मैं ऐसा करती थी कि हाँ बस मैंने 5 मिनट में मैंने सारी क्रियाएं कर ली हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, सूक्ष्म व्यायाम मैंने कर लिया जी, कर लिया, मैं सो रही हूँ। मेरा स्टार्टिंग जो फेज था वो ये था। और वो कैसे करते करते वो 5 मिनट मेरा 2.5 घंटे में अपने आप ही चेंज हो गया। स्टार्टिंग में मुझे उनको 1 हफ्ता मुझे जगाना पड़ा, फिर उनको नहीं जगाना पड़ा। उन्होंने मुझे मेडिटेशन की एक सीडी ला के दी स्टार्टिंग वाली, और वो मेडिटेशन मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आई। वो फीलिंग मेरे अंदर आई कि मैं आधा 1 घंटा तो रोती रही, मुझे नहीं पता मैं क्यों रोई। और मैंने कहा इतनी अच्छी मुझे फीलिंग आ रही है, मैं क्या थी और मैं क्या हो गई। और मेरे इतने साल जो मैंने मेडिटेशन आज सीखा, इतने साल पहले वाले जो मेरे निकल गए, वो तो मेरे हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो गए। तो वो मैंने डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस में मैं लेके आई। योगा मैंने साथ में किया। तो डेली 2.5 घंटे मेरा डेली का योगा एंड मेडिटेशन मेरी डेली की प्रैक्टिस थी। जो लड़की सुबह 6 बजे से पहले उठना भी पसंद नहीं करती थी, मैं 2:30 बजे सुबह उठी हूँ। 2:30 बजे से लेके और 2.5 घंटे तक मैंने डेली योगा, मेडिटेशन, सूक्ष्म व्यायाम सभी मैंने किया, और अपने मैंने बॉडी में एक चेंज लिया। मेरे को नाभि चढ़ जाती थी, जैसे कहते हैं ना कि नाभि चढ़ गई है। तो कपाल भाती और ये सब क्रिया करते हुए मैंने एक अपने अंदर चेंज देखा कि वो दिन गया 2010 से जब मैं करने लगी, आज तक मुझे वो प्रॉब्लम कभी आई ही नहीं। मेरा वेट भी कम होने लगा अपने आप। अभी मैं डाइट नहीं कर रही थी, अभी मुझे किसी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें मेरी ठीक होने लगी। जाने अनजाने में, जैसे बच्चा है ना कोई चीज़ नहीं सीखता है तो वो सीखता चला जाता है शौक से, तो उसे ये भी नहीं पता कि उसे क्या पॉजिटिव मिलने जा रहा है। मेरे साथ वो ऐसी घटना हुई। तो पीएचडी में लकीली मुझे भी नहीं पता था कि ये जो योगा मेडिटेशन मुझे 2010 में गिफ्ट मिल गया है, ये मेरा आगे एक मेरी डेस्टिनी बनेगी। तो जब मैम ने मुझे टॉपिक दिया, क्योंकि मैम के साथ साथ मेरे एक टीचर पीएचडी में और रहे हैं, डॉक्टर टी उन्नीकृष्णन सर, वॉइस ट्रेनर हैं छत्तीसगढ़ से। तो उन्होंने भी मुझे साथ एजुकेट किया पीएचडी में। तो उन्होंने मुझे टॉपिक दिया, मैम एंड सर ने, योगा, मेडिटेशन एंड म्यूजिक थेरेपी। मैं फिर से अचंभित, मैंने कहा मैंने तो नहीं बोला और मैंने ऐसा कुछ मतलब विचार भी नहीं अपना रखा कि इसमें होना चाहिए। ये अपने आप ही लकीली सब होता चला गया, यानी कुदरत की प्लानिंग जो थी वो शुरू से ही चलती आ रही थी मेरे लिए, जो मुझे भी नहीं पता था कि जो 2010 में मैंने स्टार्टिंग किया वो मुझे 2012-13 में काम आने वाला है। तो मेरी पीएचडी स्टार्ट हो गई। तो वो प्रैक्टिस करते करते मैं अपनी रिसर्च को और अच्छा बेहतर बनाती गई, और मैम और सर ने मुझे बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। तो मेरी पीएचडी हो गई डन 2013 में।
उसके बाद फिर मैंने कहा अब मुझे आगे म्यूजिक थेरेपी में आगे और एजुकेशन लेनी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी मेरी आगे और बढ़ती गई, क्योंकि पीएचडी में जब हम थीसिस तैयार करते हैं तो हम जगह जगह जाते हैं अपना उसको रिसर्च करने के लिए, टॉपिक को लेके हम नोट्स इकट्ठे करते हैं, ये भी लिखना वो भी लिखना मैम से तो क्यूरियोसिटी आई म्यूजिक थेरेपी 600 पेज का मेरा जो है थीसिस तैयार हुआ। उसमें म्यूजिक थेरेपी भी मेरा बढ़िया वाला टॉपिक रहा है योगा मेडिटेशन के साथ। अब फिर पीएचडी के बाद मैं गूगल पे सर्च करने लगी कि मुझे म्यूजिक थेरेपी में आगे कुछ करना है। तो फर्स्ट नंबर ही मेरा राइट नंबर लगा, बहुत बढ़िया। मेरे हस्बैंड बाहर ऑटो स्टेशन गए थे, जब वो आए तो मैंने उनको कहा कि प्लीज ये नंबर डायल करो, फोन नंबर। तो वो फोन नंबर निकला डॉक्टर टीवी साईराम नादा से। मैंने डॉक्टर टीवी साईराम सर के अंडर अपना सर्टिफाइड म्यूजिक थेरेपिस्ट कोर्स मैंने कंप्लीट किया। वो मेरे इसमें गुरु रहे हैं, क्योंकि हस्बैंड मेरे 2006 से आयुर्वेदा में थे, काम कर रहे थे। तो जगह जगह जाना, लोगों से मिलना, पेशेंट्स को हील करना, प्रोडक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने काम किया। तो मैं थोड़ा शौक रखती थी, वैसे मैंने स्पेशल ऐसा कुछ किया नहीं, कुछ नॉलेज रख तो इनके साथ रहते रहते मैं, क्योंकि प्रोग्राम्स होते थे, मीटिंग्स अटेंड की इनके साथ, मैं सेमिनार में जाती थी तो 6-6 7-7 घंटे प्रोग्राम्स रहते थे, 2-2 3-3 दिन के प्रोग्राम भी थे। तो सेमिनार से मुझे कुछ एजुकेशंस मिली। तो आयुर्वेदा मेरी लाइफ में एंटर 2006 से ही मेरे हस्बैंड के साथ मेरे साथ एंटर होने लगा। तो मैं भी थोड़ा बहुत एजुकेशन लेने लगी, मैं बुक्स भी पढ़ती थी, क्योंकि योगा मेडिटेशन एंड म्यूजिक थेरेपी का जब मैंने पीएचडी में काम किया तो उसमें थोड़ा सा आयुर्वेदा भी मेंशन है। तो ठीक है, इट्स ओके। तो आगे जब मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की फूड साइंस की तरफ, वो मेरा चेंज आने का कारण था, नहीं तो मेरा शौक हमेशा म्यूजिक में रहा है। मैंने म्यूजिक से ही उसको आगे करना चाहा, पीएचडी भी मेरा म्यूजिक से हुआ। तो जब मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट की जर्नी मेरी क्यों हुई, पहले तो मैं इसके ऊपर बात करना चाहूंगी। मेरे फादर को कैंसर की समस्या आई, और जो मेरे फादर इन लॉ थे उनको हार्ट की प्रॉब्लम रही, और मेरे हस्बैंड को 2010 में डायबिटीज भी हो गई, क्योंकि बाहर का टूर ज्यादा रहता था, कब खाना, कितना खाना, क्या खाना, कितने बजे सोना जागना, कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ गड़बड़ था। इस वजह से उनको हो गई डायबिटीज। तो थेरेपीज मैं करती रही कि म्यूजिक थेरेपी, प्राणिक हीलिंग भी मैंने 2017 में स्टार्ट किया, क्योंकि ये भी संगीत चिकित्सा है, चिकित्सा के थ्रू रोगों का इलाज करना। ये सारी पैथिस को हम कंटिन्यू में आगे करती गई, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी था, ठीक है थेरेपी वर्क कर रही, लेकिन उस लेवल पे नहीं कर रही जिस लेवल पे मैं चाह रही थी कि विदाउट मेडिसिन्स ये चीजें वर्क कर जाए, मेडिसिन्स ना लेनी पड़े और शरीर स्वस्थ रहे। यहाँ पे मेरे को कमी फील हो रही थी। ठीक कि संगीत चिकित्सा, संगीत में ठीक है, माइंड को हम रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन हमने फूड के ऊपर काम तो नहीं किया ना, हमने परहेज भी नहीं किए, हमने अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया, तो प्रॉपर रिजल्ट्स आने में दिक्कत रहती है। कोई भी आप पैथिस ले लो, उसमें भी ऐसा ही रहेगा। तो मेरी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज तब आया, क्योंकि डैडी के साथ में बहुत ज़्यादा मेरा लगाव था उनके साथ, और मैंने डैडी को खो दिया, क्योंकि आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी सारे इलाज हुए, और एलोपैथी, कीमो चल रही है, सब कुछ, लेकिन डैडी नहीं रहे, फादर इन लॉ भी मेरे नहीं रहे। और ये जर्नी मेरे को यहाँ लेकर आ गई फूड साइंस में, करते 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 आगे पढ़ते पढ़ते। तो 2 अप्रैल 2022 में हमें डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर खादरवली जी का इंट्रोडक्शन हुआ। हम उनसे मिले, चंडीगढ़ में हम गए, 2 से 3 दिन का वहाँ पे सेमिनार प्रोग्राम्स था। हमने वहाँ पर मिलेट्स को समझा, फूड साइंस को समझा, तो जाके हमें समझ में आया कि अगर आपका खाना ही ठीक है तो आपको औषधि की ज़रूरत नहीं है, अगर आपका खाना ही ठीक नहीं है तो औषधि भी आपको काम नहीं आने वाली। वहाँ क्लिक हुआ कि गलती तो यहाँ हो रही थी हमसे, सब कुछ ठीक करते हुए भी फिर भी कभी कहाँ आ रही है। तो मैंने कहा जो मैंने खो दिया उसे मैं वापस नहीं ला सकती,
है। और अपने हस्बैंड को मैं 100% ठीक करने में मैं पहले से भी लगी हुई थी, और एक मुझे चांस दोबारा मिला डाइट के थ्रू। तब हमने मिलेट्स की जर्नी स्टार्ट की। वहां से मेरे डेस्टिनी में देखो कहाँ मैं म्यूजिक से कनेक्ट, कहाँ मैंने म्यूजिक थेरेपी भी की, प्राणिक हीलिंग भी की, और कहाँ मेरी डेस्टिनी मुझे डाइट पर ले आई। फिर मैंने जो है साथ साथ में न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियंस की मैंने पीजी भी कंप्लीट करनी शुरू की। साथ साथ मिलेट्स को अडॉप्ट करके मैंने मिलेट्स के ऊपर रिजल्ट्स भी लिए प्रैक्टिकली। हमारी पूरी फैमिली में जो है सारे जो प्रिकॉशंस होने चाहिए, जैसे कि गेहूं, चावल, दूध, गन्ने से बना कोई भी उत्पाद वो नहीं आया। एंड मिलेट्स, पाम जैगरी एंड प्लांट बेस्ड मिल्क के साथ हमने ये अपनी जर्नी, अपनी यात्रा मिलेट्स के साथ शुरू की। और 1 महीने के ही अंदर अंदर मेरे हस्बैंड को ड्रास्टिक चेंज आया। जो उनका HbA1c लेवल है वो 11, 11.5 से नीचे नहीं आता था। हमने सभी पैथियाँ की, हमने होम्योपैथी भी ली, आयुर्वेदा भी ली, नेचुरोपैथी, यूनानी, सभी फार्मूला लिए, बट HbA1c के ऊपर काम जो है वो प्रॉपर नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि डाइट ही ठीक नहीं थी, लाइफस्टाइल ही ठीक नहीं था, हमारे परहेज ही नहीं थे। और जब 1 महीने में हमने रिपोर्ट निकलवाई तो HbA1c नीचे आ गया, 11.5 से 10.5 पर आ गया। ऐसे ही हमने 3 महीने लगातार रिपोर्ट करवाई तो उनका जो है बिलो 7 HbA1c मैंने देखा। इतना बड़ा चेंज 3 महीने में, तो मैंने कहा कमाल हो गई। यानी गलती हमारा यहाँ खाने में थी कि कब खाना, क्या खाना, कितना खाना, इतना बड़ा चेंज। और आज की डेट में मेरे हस्बैंड बिना दवाई के जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें डायबिटीज की अब कोई भी समस्या नहीं है। और क्योंकि उनको थायराइड के बीच में इशू आने लग गए थे, क्योंकि जो कहते हैं ना हम एलोपैथी जब दवाई खाते हैं तो उनके साइड इफेक्ट्स भी आने शुरू हो जाते हैं, जब हमें कोई बताने वाला नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा ये बताते हैं कि मीठा नहीं खाना, आलू नहीं खाना, मीठे फल नहीं खाने, और ये दवाई खाते रहो। बट ये तो कभी नहीं बताया ना कि हमें गेहूं चावल से दूर रहना है, क्योंकि उनके अंदर जो है फाइबर की मात्रा नाम के मात्रा, और जो हमारे मिलेट्स हैं वो फाइबर रिच फूड है। तो इस तरीके से हमारी मिलेट्स की जर्नी स्टार्ट हुई और हमने काफ़ी पेशेंट्स को हील किया, ठीक किया है बिना दवाई के। अपने रसोई घर से ही अपना इलाज कैसे करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करके, ये हमारा काम है। और हमने ये वादा लिया अपने आप से ही, क्योंकि जब डैडी चले गए, फादर इन लॉ चले गए, इनको डायबिटीज़ हो गई, तो हमारे दिल में आया यही कि हमने लोगों की मदद करनी है। क्योंकि कुछ लोग तो गरीब हैं, वो नहीं कर पाते इतने कॉस्टली इलाज, जो आजकल के कॉस्टली इलाज है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी। और कुछ लोग हैं जिनकी ज़मीनें बिक गई, घर भी बिक गए और इंसान भी नहीं बचा। तो ये चीज़ें सोच के कि कुछ कम, थोड़े से ही पैसों में रसोई घर से ही अपना इलाज कैसे करें, हम उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हम जगह जगह जाके लोगों में ये संदेश देते हैं। हमारा प्रोग्राम्स भी होते हैं, कंपनीज में भी होते हैं, हमारे सामाजिक तौर पे भी प्रोग्राम्स होते हैं, लोग हमें बुलाते हैं और हम हेल्थ के ऊपर ही बात करते हैं, मिलेट्स के ऊपर बात करते हैं, जीवन शैली के ऊपर बात करते हैं। और हमारा मिशन है कि हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जाकर लोगों को अपना मैसेज दें, और जितने लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, अपना जीवन शैली बदल सकते हैं, अपना खाना बदल सकते हैं, तो अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, उनके लिए हम उनके लिए रेडी हैं कि हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ये हमारी लाइफ का मोटो है। तो ये थी मेरी बचपन से लेके यहाँ तक की मेरी लाइफ जर्नी। तो कहीं भी आपको इस जर्नी में जो अच्छा लगा, मेरी बात से आपकी लाइफ में अगर कुछ चेंज आ सकता है, तो इस खूबसूरत कहानियों के अगले एपिसोड के लिए हम आपके सामने जल्दी रूबरू होंगे। खूबसूरत कहानी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन को आप दबाना ना भूलें।